वेलकम बैक गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी के नंबर 1 एजुकेशन चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम में। जैसा कि नाम से पता है, एमपी एग्जाम्स, एमपी में होने वाली समस्त एग्जाम की तैयारी हमारी टीम आपको करवाती है। उसी के संदर्भ में आपको ये 2 पॉइंट नोट करवाना चाहता हूँ। 8:30 बजे मैं पढ़ाता हूँ एमपी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, और 7 बजे पढ़ाता हूँ अभी सीडीपी। बहुत जल्दी ये जियोग्राफी में चालू हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी ये क्लास 7 बजे वाली, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो 2 क्लासेस आपकी एमपीपीएस की चलेंगी, एक क्लास बहुत जल्दी चालू होने वाली है बाद में। मेरा नाम है दिनेश ठाकुर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर। 14 साल से देखकर अनुभव पढ़ाने का है, 2 बार मेंस रुक चुका हूँ और 7.5 लाख से ऊपर बच्चों को, अब तो 8 लाख हो चुके हैं, पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए मैं अनअकैडमी पर भी अवेलेबल हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पढ़ाता हूँ, और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। अब हम बताएंगे आपको कि वो क्यों लेने चाहिए। उसके पहले अनअकैडमी के माध्यम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं। एमपी के बाद दिनेश ठाकुर सर्च करिए, बाल विकास बाद दिनेश ठाकुर सर्च करिए। एमपी जीके की तो 2 सीरीज मिल जाएंगी आपको, तीसरी सुबह 8:30 बजे चल रही है। अब बात करते, कुछ बच्चे पूछते थे अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना है। सो दोस्तों अगर आप देखेंगे अनअकैडमी पर और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, यहाँ पर नहीं मिलता। वहाँ पर आपको पूरी चीज़ सीक्वेंस में लाइन से मिल जाती है। यहाँ पर मिलते हैं नोट्स, यहाँ पर नोट्स नहीं मिलते पीडीएफ के फॉर्मेट में। यहाँ पर आपके लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लगवाते हैं, पोल्स लगवाते हैं, जिससे आपकी रैंक पता चलती है, यूट्यूब पर नहीं चलती। यहाँ पर क्विजेस चलते हैं, उस क्विजेस के माध्यम से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, यूट्यूब पर नहीं कर सकते। डाउट अगर आपको हो तो कहाँ पूछोगे, अनअकैडमी पर नहीं कर सकते, अनअकैडमी में कर सकते हो, यूट्यूब पर नहीं कर सकते। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जी। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, और भी तो मैं गिनाने बैठूंगा, बहुत सारी फैसिलिटी है अनअकैडमी पर। यूट्यूब पर उतना फैसिलिटी नहीं है। आपके लिए पूरी प्योरली एजुकेशन एप्लीकेशन है। तो आज ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी इंस्टॉल कर लीजिए, गोल चूज कर लीजिए एमपीपीएससी व्यापम। आपकी कोई और इच्छा हो तो वो भी आप कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो पढ़िए, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ, कुछ भी करना हो करिए, यूपीएससी करिए। मुझे फॉलो कीजिएगा फ्री लेक्चर्स के लिए, फ्री लेक्चर चाहिए तो फॉलो कर लेना। और हाँ, पेमेंट करते समय भी आपको बहुत सारा डिस्काउंट। देखो यार, पेमेंट भी इतना कम है ना कि बच्चों को बिलीव नहीं होता। ये 6,300 1 साल का है और 24 महीने का 7,560 रुपये है। अब समझिएगा बात को, एमपीपीएससी व्यापम का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 7,000 रुपये नहीं देना, ये नहीं देना, क्योंकि डीटी लाइव रेफरल कोड आप उपयोग कर रहे हैं। और इसका एक और बेनिफिट है कि मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल जाती है। सो डीटी लाइव रेफरल कोड का उपयोग करने से आपको फायदा मिल रहा है, डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, साथ में मेरी मेंटरशिप भी मिल रही है। सो आप डीटी लाइव का उपयोग कीजिए। और हाँ, एमपीपीएससी की प्रीमियर लीग भी चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। देखो यार, क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, ये लाइव नहीं है, ये प्रीमियर चल रहा है, क्योंकि कल से मैं लाइव आऊँगा। बट समस्या ये है आपके साथ कि आप लोग आंसर नहीं लगाते हैं प्रीमियर में, तो प्लीज़ आंसर जरूर लगाना ताकि आप आपको जज कर सको। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता के बीच खालिस्तान संबंध होता है। देखो यार, मानसिक स्वास्थ्य मतलब आदमी कितना मेंटली स्टेबल है, और सीखने में यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग, और सफलता के संबंध यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता अगर मिलती है, बच्चा सफलतापूर्वक सीख लेता है, तो शून्य, ऋणात्मक, घनिष्ठ या सकारात्मक, विच इज द राइट आंसर। मैं आपको एक काम और करता हूँ, अपन 30-30 सेकंड का टाइमर लगा लेते हैं, 30-30 सेकंड का टाइमर लगा लेते हैं, तो आपको आंसर देने में भी आसानी रहेगी। 30 सेकंड में, 30 सेकंड ज़्यादा हो गया, 20 सेकंड का कर लेते हैं। 20 सेकंड में आपको आंसर लगाना है कमेंट बॉक्स में, और आपको इससे मैं जब तक आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो इस बार तो टाइम ज़्यादा हो गया, तो अपन इसको रोक देते हैं। घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही आंसर लगाया होगा हमारे बच्चों ने, बिल्कुल मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट कल से अपन लाइव आ जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता के बीच घनिष्ठ संबंध है, इसलिए आज मैं एक्सप्लेनेशन भी कम दे रहा हूँ। आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, कल से अपन एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन वापस चालू कर देंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास, निष्ठा, लगन आदि गुणों का विकास नहीं हो पाता। ये सत्य है, असत्य है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ, परफेक्ट आंसर मेरे ख्याल से लगा दिया गया होगा, तो 10 सेकंड बहुत है। करेक्ट आंसर है सत्य है, क्योंकि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास, निष्ठा और लगन के गुणों का विकास नहीं हो पाता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगर कोई व्यक्ति डिस्टर्ब है,
या कि कोई व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, तो और अस्वस्थ बोलते हैं उस वर्ड को, अस्वस्थ बोलते हैं, तो उसमें लगन नहीं होती, अनमना रहेगा, परेशान रहेगा, समथिंग बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य में सह संबंध क्या पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी हाँ, 10 सेकंड का समय दूंगा मैं आपको। शारीरिक, देखो यार ऐसा है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में सहसंबंध कैसा पाया जाता है? तो धनात्मक ऋणात्मक जो है, इसमें धनात्मक इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर शारीरिक स्वास्थ्य है और मानसिक स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ है, वो बच्चा मेंटली भी स्वस्थ है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, सो धनात्मक पाया जाता है। मानसिक अस्वस्थता के कारण बालक प्रायः विवेकशील होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। विच इज़ द राइट आंसर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भैया कमेंट बॉक्स में लगाते जाना। रीज़न ये है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा खुद ही लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। भले आप लाइव नहीं देख रहे, कल से मैं लाइव आ जाऊँगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, लगाइए आंसर। बहुत बढ़िया, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप सभी का। बहुत सही आंसर दिया जिसने भी सामान्य बालकों में भिन्न होते हैं, सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अच्छे हों, जरूरी नहीं कि बुरे हों, हाँ भिन्न जरूर होंगे। तो मानसिक अस्वस्थता के कारण बालक प्राय सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। अब कुछ बच्चे लगा देते हैं मंदबुद्धि होते हैं। मंदबुद्धि एक अलग मतलब कंसेप्ट है। मंदबुद्धि एक अलग वजह से होती है। मानसिक अस्वस्थता जरूरी नहीं है कि मंदबुद्धि का ही परिणाम हो, मानसिक अस्वस्थता का परिणाम मंदबुद्धि हो, ये जरूरी नहीं है। तो मंदबुद्धि आपकी जन्मजात हो सकती है, मंदबुद्धि के कोई और रीज़न भी हो सकते हैं, बट मानसिक अस्वस्थता तो विवेकशील होना तो जरूरी है ही नहीं। मंदबुद्धि ये सामान्य वालों से भिन्न होते हैं, बस ये कन्फर्म यहाँ पर आप कर सकते हैं। मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित बालक अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये सत्य है, असत्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर। जी हाँ, इसका आंसर आप लगाइए। इसमें आपको टाइम मिलेगा 30 सेकंड का। जस्ट अ मिनट, आई विल कम। ठीक है, 1 मिनट हो गया आपके पास। चलो इसमें थोड़ा टाइम मिल गया आपको। तो बिल्कुल सत्य है कि मानसिक अस्वस्थता ग्रस्त बालक अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है। बिल्कुल सत्य है। अगर मानसिक स्टेबिलिटी नहीं है बंदे में तो वो अपराध की ओर जा सकता है। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है सामाजिकरण, व्यक्तिकरण, उदारीकरण या निजीकरण। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है सामाजिकरण, व्यक्तिकरण, उदारीकरण या निजीकरण। बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर सामाजिकरण की जो आप बात कर रहे हैं, सामाजिकरण की जो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सामाजिकरण व्यक्तित्व विकास करने वाली करने वाली प्रक्रिया सामाजिक। देखो यार, होता क्या है कि यदि व्यक्ति में किसी के हेल्प करने की, किसी के प्रति दया भाव, किसी को समझने की या किसी बात को समझने की अगर उसमें प्रवृत्ति आ जाती है तो सामाजिकरण की तरफ बढ़ने लगता है। तो स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व होता है आदर्शों में, अनुकरण में या संस्कारों में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर द 10 सेकेंड ओनली। जी हाँ भैया, आंसर लगाते जाना है ना, भूलना मत, आंसर लगाना जरूरी है। जी हाँ ठीक है। और एक रिक्वेस्ट करना भूल गया मैं आप सभी से, ये भले प्रीमियर चल रहा है, वीडियो को शेयर कर दो यार बच्चों को, ठीक है, क्योंकि लाइव रहते तो मेरे को याद रहता बार बार लाइक और शेयर करते जाना बस, ठीक है, लाइक शेयर करते जाना। सर करेक्ट आंसर है यह सभी किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व आदर्शों, अनुकरण और संस्कारों में है। परफेक्ट। किसी बच्चे में सामाजिकरण होता है पूर्वावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या ऑल ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट। ओ
9। किसी बच्चे में सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या सभी। टाइम खत्म। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे में सामाजिकरण की व्यवस्था जो होता है वो किसी भी स्टेज में बच्चा, चाहे पूर्वावस्था में हो, चाहे किशोरावस्था में, चाहे बाल्यावस्था में हो, धीरे धीरे सामाजिकरण से बढ़ते हुए किशोरावस्था तक तो परिपक्व होने लगता है। बट सामाजिकरण की तरफ बढ़ने के लिए कोई भी अवस्था उसके लिए इन तीनों में से कारगर है। किसी बालक के समाज द्वारा होने वाला सामाजिकरण है धार्मिक कट्टरता, जातीय प्रथाएं, राजनीतिक विचारधाराएं, या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, केवल 10 सेकंड का आंसर, 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको। ठीक है, किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला सामाजिकरण, समाज द्वारा होने वाला सामाजिकरण जो है वो देखो, राजनीतिक विचारधाराएं, जाति प्रथाएं, और चाहे वो आपका धार्मिक कट्टरता हो, किसी भी तरफ बच्चा मोल्ड हो सकता है। अगर हम किसी समाज का बात करें, कोई भी एक पर्टिकुलर समाज ले लो, कोई बनाए हुए हैं हमारे मनुष्यों ने, धीरे धीरे व्यक्ति पहले तो अपने धर्म की तरफ बढ़ता है, धर्म के साथ साथ वो जातियों बढ़ जाता है, और जातियों के बाद वो अपने समाज की राजनीति करना शुरू कर देता है। ये आपने अक्सर देखा भी होगा। तो ये ऑल ऑफ द अबव सारे कॉज इसके लिए है। अच्छा, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाना चाहते हैं, आप अपनी कक्षा के बालकों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों को सामाजिक आदर्श से स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज के प्रति मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, या ऑल ऑफ द अबव। योर टाइम अप, खत्म। देख लो, पढ़ लो एक बार, और आंसर जरूर लगाना भाई कमेंट बॉक्स में। भले मैं लाइव नहीं हूँ, लाइव कल से आ जाऊँगा, निश्चिंत रहिएगा। सुबह 8:30 की क्लास भी रहेगी। परफेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। सो अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सारे पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी क्या भूमिका है? आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी क्या भूमिका है? बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बच्चों का गृह कार्य करने में, बच्चों को दंड देने में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जब तक आप लगा रहे हैं तब तक मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूं कि मेरी क्लास 8:30 मॉर्निंग में MP GK यूट्यूब पर चलने वाली है। MP GK, ठीक है। और 7 बजे अभी चल रही है CDP, लेकिन CDP बहुत जल्दी ये ज्योग्राफी में कन्वर्ट होने वाली है। सो ये यूट्यूब की 2 क्लासेस हो गई, तो ये कल से चालू हो जाएंगी लाइव सारी की सारी। अनअकैडमी पर भी 9:30 मॉर्निंग में GS पेपर 1 करवाता हूँ मैं MPPSC का, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। और एक क्लास करवाता हूँ मैं आपकी 8 बजे रात को, इन्वायरमेंट EVS फॉर ऑल एग्जाम्स। सो EVS और ये 2 क्लासेस मैं आपके लिए करा रहा हूँ। सो ये अनअकैडमी में चल रही हैं 2 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। एक 10 बजे क्लास रहेगी, वो अभी फ्री है, लेकिन बाद में वो पेड होने वाली है। सो 10 बजे वाली क्लास है जो कि पेड रहेगी। सो ये सारी क्लासेस मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। MPPS वाले बच्चे हों चाहे कोई बच्चे हो, साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए भैया, आंसर का देने का समय खत्म। और बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, गृह कार्य करने में, दंड देने में, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही आंसर है बौद्धिक विकास करने में। बच्चों के सामाजिकरण की शिक्षा की भूमिका बच्चों को बौद्धिक विकास करने में काम आती है। जितना ज़्यादा अच्छा सामाजिकरण बच्चे का होगा, सामाजिकरण का मतलब समाज में बांटना नहीं होता है बच्चों। सामाजिकरण मतलब होता है कि एक इंसानियत के नाते एक सामाजिक व्यवहार करना, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, बात करने से लेके, हाव भाव से लेके, रहन सहन से लेके, सब कुछ आ जाता है। मनुष्य बिकॉज एक सामाजिक प्राणी है, ये एक ग्रुप में रहता है। बच्चों के सामाजिकरण का मुख्य साधन क्या है? घर, सड़क, मंदिर या तालाब। यार ये हलवा क्वेश्चन हो गया, इसमें तो मैं पोल दूँ या ना दूँ, आंसर आने वाला है। जी हाँ, घर बिल्कुल सही है। सो ये ऑप्शन इतने अजीब से थे कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी आपको पोल देने की। कुपोषण के प्रभाव के बारे में, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, यह बालकों को सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है, बालक निराश एवं मानसिक आशंकित रहते हैं, यह कद को प्रभावित करता है। जी हाँ, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। कुपोषण के प्रभाव के बारे में सत्य नहीं है। जी आ गया आंसर, लगाओ कितने लोगों ने लगाया है। तब तक अपन
आई थिंक सो लगा दिया होगा, मैं तो अब देख नहीं पाऊंगा, आप लोग ही देख सकते हैं लाइव। कितने लोगों ने लगाया था 1, जीवन के कई वर्षों बाद मस्तिष्क कोशिकाओं प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जन्म के बाद शरीर की कोशिकाओं में भी इस प्रकार के बदलाव, किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, ये गलत हो गया। बिकॉज अगर आप देखें कुपोषण, तो जीवन के कई वर्षों बाद मस्तिष्क कोशिकाओं प्रभावित करने वाला कुपोषण का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी पॉइंट्स एकदम सही है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जी हाँ, जन्म के बाद शरीर की कोशिकाओं में किसी प्रकार का बदलाव किसी प्रकार से नहीं होता, इसलिए आंसर फर्स्ट है द राइट आंसर। अच्छा, क्या वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुता, सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना। जी हाँ, परफेक्ट है। इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैं समय ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों को पुराना रिवाइज कराने में टाइम, हाँ जिसको थ्योरी पढ़नी हो ना तो बाल विकास बाय दिनेश ठाकुर सर्च कर लो, एक सीरीज़ मिलेगी पूरी, 2 सीरीज़ मिलेगी हालांकि, बट पहली सीरीज़ जो थी वो पूरी मैंने पढ़ा रखी है, लास्ट यूनिट छोड़ दी थी उसमें, तो लास्ट यूनिट में नहीं पढ़ा पाया था, बाकी मैंने पूरी पढ़ाई है। तो बाल विकास बाय शिक्षा साथ आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया मैंने उसको, उसका एक क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएंगे। सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करते हैं, तो वय संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था को मिश्रित गुणों से भरपूर होता है। संक्रमण काल का मतलब होता है कि एक का दूसरे में ट्रांजैक्शन, यानी कि हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते समय, यानी कि ना तो पूर्ण रूप से किशोरावस्था के गुण हैं और ना पूर्ण रूप से बाल्यावस्था के गुण हैं, सो इसे हम बोलते हैं संक्रमण काल 2 के बीच का। तो वय संधि एक संक्रमण काल है, 2 अवस्थाएं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वय संधि किन 2 अवस्थाओं का संक्रमण काल है, तो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था आंसर में आएगा। अच्छा, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? आंसर लगाइए, आपको इसमें समय ज़्यादा मिलेगा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। जी, आई थिंक सो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो चलो भाई, इसका आंसर तो हम बता ही देते हैं डायरेक्टली, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। ये कहाँ से आंसर आ गया? नहीं आया था क्वेश्चन, सहमत नहीं रखता। सो नहीं इज द, नहीं में ये आंसर गलत है। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता, तो मनुष्य केवल न्यूनतम तक ही सीमित रह जाता। वंशक्रम संभाव्य क्षमता के कारण बालक एक निश्चित सीमा के आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है, तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं, और बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भाई सही है, पूछा है इसमें, ठीक है, गलत है मत देख लेना, भले आप आंसर लगा दीजिए, जरूरी आंसर लगाना।
तभी पता चल पाएगा कि आपने क्या देखा। बहुत बढ़िया, शानदार। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। बस यही सही है, बाकी सारे के सारे आंसर उसमें से गलत हैं। अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, इसलिए ये जरूरी है, आंसर सही था, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते भैया, है ना। विकास का एक अधिगम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। विकास के एक अधिगम और विकास की प्रतिमान के विभिन्न काल, ये विभिन्न सही से नहीं लिखा है बट कोई बात नहीं, विभिन्न खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वयसंधि काल एवं जीवन काल का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वयसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है और जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयसंधि का सबसे अधिक दुखी काल होता है। विच इज द राइट आंसर। यार देखो, हम विभिन्न विभिन्न पड़ाव में खुशी और कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, तो भाई भिन्न भिन्न समय में होता है। इसमें से कौन सा आंसर अधिनियम के अनुसार, बिल्कुल कौन सा आंसर इसमें परफेक्ट है, आंसर लगाओ। मैंने हटा इसलिए दिया है वो पोल टाइमिंग, बिकॉज ये छुप रहा था। जी हाँ, परफेक्ट। जिनने भी लगाया है फोर्थ, जीवन के प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि सबसे अधिक दुखी का काल होता है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। बिल्कुल प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का, पता नहीं चलता, खुशी को मना लेते हैं। और यहाँ पे बहुत टेंशन होती है। वय संधि जो हमने बात की थी ना, किशोरावस्था बाल्यावस्था के बीच का चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हर चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं होना, तो ये दुखी का काल हो जाता है। मानव जीवन का सबसे आरामदायक तथा खुशी का काल जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है। उसको कुछ नहीं करना, शांति से खाओ पियो ऐश करो। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास के सबसे अधिक योगदान देता है? निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह एवं टेलीविज़न, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल और कंप्यूटर, परिवार, खेल और परिवर्तन। हालांकि ये आंसर ध्यान रखना कि थोड़ा सोच समझ के लगाना। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अनुसार और परिवार मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आंसर क्या सही होना चाहिए, वैसे आंसर लगाना भैया, है ना। जी हाँ, टाइम तो दे दूं, लगा लिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन भी है। रीज़न ये है कि स्वास्थ्य दृष्टि से देखा जाए तो परिवार, समवय समूह और अध्यापक, ये तीनों के तीनों आधार स्तंभ है किसी बच्चे के लिए। सो अधिगम और विकास के लिए अध्यापक, टीचर, समवयस्क समूह यानी कि जो खेलकूद वाले बच्चे होते हैं। अब इसमें टेलीविज़न और कंप्यूटर मत लगा देना कभी, भले बच्चे सीखते तो उससे हैं लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते। कई लोग पर्यटन भी लगा देते हैं, लेकिन पर्यटन से ज़्यादा स्कूल से बच्चा सीखता है। सो बिल्कुल थर्ड इज द राइट आंसर, ओ सेकंड इज द राइट आंसर, परफेक्ट। अच्छा, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। बाह्य पुरस्कार से स्थायी परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रदान करता है, विच इज द राइट आंसर। जी हाँ, परफेक्ट है। सो बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। जी हाँ, बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। जी हाँ, परफेक्ट है। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। ज्ञानात्मक, भावात्मक, इनमें से कोई नहीं। टाइम नहीं दे रहा हूँ, टाइम दे दूँ क्यों, छोटा सा क्वेश्चन था, चलो छोड़ो। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं।
ओके, सो करेक्ट आंसर आई थिंक सो आपने लगा दिया होगा, ज्ञानात्मक इज द राइट आंसर, ज्ञानात्मक, परफेक्ट है, ज्ञानात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें हट गया भाई, परफेक्ट। निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है? निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है? विद्यार्थी द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, यानी कि केंचुए को चीड़ फीड़ तोड़ फोड़ देते हैं ना बच्चे। क्रिकेट का उत्साह, क्रिकेट देखते से खुशी मना लेना, आईपीएल भी चल रहा है अभी और हम उसके स्पॉन्सर भी हैं। सामाजिक अध्ययन के लिए, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजाने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, स्कूल की घंटी बजाने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। सो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, जी हाँ। बंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम इसमें से कौन सा नहीं है? बंडूरा ने क्या नहीं किया यार? बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। स्कूल घंटी बजने पर बस्ते बंद कर लेना बंडूरा के अधिगम सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। वातावरण से सीखने वाला उत्साह जब बच्चे को होता है क्रिकेट में, तो आसपास का उत्साह तो अपने आप बच्चा हा करने लगेगा, भाई कि सब हंस रहा है तो हम भी हंस लेते हैं। केंचुए को अच्छेदन सीखना दूसरे से सीख रहा है ये, और समझ तो चलो बढ़िया है, नापसंदगी तो है ही सही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कूल घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ठीक है। अच्छा, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? प्रयत्न एवं त्रुटि का अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम या अनुदेशात्मक अधिगम? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भैया लाइक शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करते जाना भैया, है ना। मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं लाइव हूँ तो भी आप उतना ही सेशन को लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि लाइव रहता हूँ तो मैं बार बार बोल देता हूँ आप सभी को। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, बिकॉज ये प्रीमियर है, सो कई बार हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे, इसलिए नोटिफिकेशन ना गया हो मे बी, ठीक है। तो परफेक्ट है, डन। चलिए, गुड आंसर है अनुकरण अधिगम। अनुकरण अधिगम के द्वारा बालक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अब यहाँ पर आप वो देख रहे होंगे, प्रयत्न और त्रुटि के अधिगम से बच्चा कुछ भी समस्या का समाधान करना सीखता है। अनुकरण से बच्चे का व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, हालांकि वो उसके पुरानी भावनात्मक जो अधिगम है, भावनात्मक भावनाएं हैं, उनमें चेंजेस होते हैं। और अनुदेशात्मक अधिगम से तो बच्चा रहन सहन और सामाजिकरण सीखता है। तो यहाँ पर बची बात, अनुकरण से ही बच्चे के व्यवहार में प्रभावित, व्यक्तित्व को प्रभावित किया जा सकता है। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि को भिन्नता हो सकती है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि के भिन्नता हो सकती है। और यदि सभी बालकों में कुछ भी समान नहीं होता। व्यक्तिगत भिन्नताओं में वक्र खींचकर देखने पर एक दिशा की ओर झुक जाता है। और व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती हैं। जी हाँ, लगाओ तो तेरा आंसर। गुड, आई थिंक तो बच्चों ने सही आंसर लगाया भी होगा, लगाई होगा वैसे तो। देखते हैं, चेक कर लो। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति मापी जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचार चिंतन शैली अलग अलग होती है। बुद्धि स्तर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस और कुछ पहेलियां वगैरह जो भी होता है, अलग अलग तरीके का अलग अलग होता है, सामूहिक भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है। बुद्धि लब्धि का मतलब ये होता है कि ये इस रेंज में है बच्चा, और पता चला कि किसी की बुद्धि लब्धि वाले 90 आई, किसी बच्ची को 90 आई, 90 के 50-100 बच्चे हैं, फिर भी उनमें अंतर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर का मूल सारांश है। तो उनकी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है, यानी कि ये नहीं है कि 90 वाला बच्चा, 90 जो बुद्धि लब्धि जिसका है वो एग्ज़ाम में
100 नंबर ला रहा है तो दूसरा वाला 90 वाला भी 100 नंबर लाएगा, हो सकता है वो 80 लाए, हो सकता है वो 110 लाए। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द सहचर्य परीक्षण, चित्र सहचर्य परीक्षण, ये व्यक्तिगत अध्ययन। आंसर लगाओ भैया, आंसर लगाए बिना मत रहना। प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है। 20 सेकंड बहुत है, पढ़ लिया ना। तो खेल तकनीक, शब्द सहचर्य परीक्षण, चित्र सहचर्य परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन इज द राइट आंसर। अच्छा, प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित होगा? हर एक प्रजाति की अलग अलग भिन्नताएं होंगी। अब देखो, ऐसे तो एक ही प्रजाति में भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन अगर प्रजातिगत की बात करते हैं हम, तो प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए क्या मददगार साबित होगा? मूल्यावस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाओं में भिन्न अवस्थाएं, या बुद्धि। प्रजातिगत आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, आई थिंक सो आ गया होगा आपके पास। बुद्धि इज द राइट आंसर। व्यक्तित्व। हेलो जी, मैं क्लास में हूँ, मुझे 10 मिनट से फ़ोन लगाएंगे? 10 मिनट से बात कर लेते हैं ना, डिस्कस कर लेंगे। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गंतव्य संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है मुर्रे ने, जी.बी. वाटसन ने, G.W. एल्पोर्ट ने, या स्किनर ने। मैंने हालांकि टाइमर बंद किया है, बट आपके काम का है, आप आंसर लगा सकते हैं। जी हाँ, आपको तो आंसर लगाना, आपका टाइमर चल रहा है ऑलरेडी। G.W. एल्पोर्ट इज द राइट आंसर। प्रायः बालक की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, वाचक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, अवाचक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों द्वारा, या वाचक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा। हालांकि ये क्वेश्चन यार मैंने कुछ दिनों पहले करवाया है। भैया देखो, पुराने वीडियो जरूर देखा करो यार। देखो यार, ऐसा है कि लाइव तो आप देख ही रहे हो जो भी चल रहा है। थ्योरी पढ़ना हो जिसको तो बाल विकास बाद दिनेश ठाकुर सर्च कर लो, पूरे CTET, UPTET, MPTET कहीं पर भी काम आएगा बाल विकास, तो वहाँ पर आपको काम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं ये रिवीजन कर रहे हैं आपका, रिवीजन करवा रहे हैं आपका। तो अवाचक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा इस परीक्षण के अंतर्गत बच्चों का समूह रूप से परीक्षण किया जाता है तथा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बुद्धि स्तर का निर्धारण हम कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के मापने में सहायक, बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं, बालकों का वर्गीकरण करने में अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। सो भैया बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है। दुरुपयोग की बात कर रही है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी वाला आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लो आराम से, और हिंट हालांकि मैंने दे दिया है। और एक चीज़ और है कि कल से अपनी लाइव क्लास सुबह 8:30 बजे चालू हो जाएगी MPGK की, और 8 बजे से क्लास वापस चालू हो रही है। सो निश्चिंत रहो, कल से टाइमिंग आप सारी जो भी यूट्यूब की चालू रहेगी, और हवेली पर भी क्लासेस चालू रहेंगी। ठीक है, डन है। सो बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं कि भैया मैंने किया था ये, वो तो मैंने, भैया ये लेवल लगाना गलत बात होती है। इसीलिए कई लोग बच्चे पूछते सर आपके यहाँ से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए,
बच्चे पढ़ते हैं यूट्यूब से, सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम उनका कोई भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करते। यूट्यूब पर पता नहीं बच्चे पढ़ रहे होंगे, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है, जो बच्चे इस वीडियो को देखें पहले तो लाइक और शेयर कर देना। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? एमपी जी के बाद दिनेश ठाकुर 8:30 बजे, 7 बजे हमारी जो क्लास चल रही है अभी, ये इस महीने चलेगी, अगले महीने से ज्योग्राफी बाय दिनेश ठाकुर चालू हो जाएगा। आप 2 क्लासेस तो पुरानी देख भी सकते हैं मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर आप केवल शिक्षक भर्ती वाले बच्चे हैं तो बाल विकास बाय दिनेश ठाकुर सर्च कर लो, पर्यावरण बाय दिनेश ठाकुर सर्च कर लो, 2 क्लासेस और मिल जाएंगी। अनअकैडमी की क्लास 9:30 बजे सुबह और 8 बजे फ्री चलती है, और 10 बजे मेरी क्लास चलती है पेड, जो कि चालू हो रही है 5 अक्टूबर से। अनअकैडमी पर दिनेश ठाकुर को फॉलो कीजिए और सबसे बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में कुछ फ़ायदा भी बताऊंगा, अनअकैडमी से पढ़ने का फ़ायदा क्या है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, गोल चूज कीजिए MPPSC एंड व्यापम, ठीक है, MPPSC एंड व्यापम गोल चूज कर लिया। गोल चूज करने का मतलब है कि आपको क्या पढ़ना है। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, नीट है, UG PG आपका IIT JEE, जो आपको करना चाहो कर सकते हैं, रेलवे वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और हाँ, टीचर्स वाले बच्चे जो हैं, टीचिंग वाले बच्चे हैं, वो टेट का सब्सक्रिप्शन ही लेंगे केवल, बाकी MPPSC व्यापम की सारी सब्जेक्ट आपके वहाँ हो जाएंगे। अब खास बात यहाँ पर ये आती है कि आप कोई भी कोर्स लें, कोई भी कोर्स परचेस करें, कोड आपको एक ही लगाना है, DT Live। ये कोड किस काम का? देखिए, आप 1 साल की फीस 7,000 है MPPSC व्यापम। और एक बात खास बात ये भी है, अनअकैडमी इतनी कम फीस लेता है कि गांव-गांव तक बच्चे इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जिनके पास पैसों की कमी है वो भी आसानी से इसकी फ़ीस दे सकते हैं। कोचिंग में जाओ आप, लाखों रुपये फीस लगती है MPPSC व्यापम की, किसी की भी। तो 6,300 रुपये 1 साल की, उसमें सारे कोर्सेज प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी, साथ में व्यापम की बात करें तो PSC और व्यापम की तैयारी आपकी हो रही है। 7,500 रुपये में आपकी मिलती है, देख सकते हो 7,500 रुपये में 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें PSC और व्यापम दोनों कॉमन है। ये कोड लगाने से आपको डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, साथ में मेरी मिल रही है मेंटरशिप। कई बच्चों ने इसको, हज़ारों बच्चों ने इसको पसंद किया है। आप भी लगा के मेरी मेंटरशिप में जुड़िएगा। कोई भी तकलीफ आती है अनअकैडमी पर मुझे बताइएगा, वहीं पर अपन बात कर सकते हैं अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर, वहाँ पर आपकी निराकरण किया जाएगा। और हाँ, फ्री लेक्चर के लिए मुझे फॉलो कर लेना इस नाम से, दिनेश प्रताप सिंह ठाकुर के नाम से। पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपना ध्यान रखिएगा भाई। अभी माहौल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ की वजह से थोड़ा सा घर में सुरक्षित रहिएगा, और अपनी पढ़ाई सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से घर में पढ़ सकते हैं। देखो यार, एग्ज़ाम तो जो है वर्ग 3 की आने ही वाली है। अब देखो, अभी नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आ जाएगी। अब इसका तो कोई बहाना रहेगा नहीं, कोविड भी खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। एग्ज़ाम की तैयारी ऐसी करो हमेशा कि अगला दिन आपका एग्ज़ाम का दिन है, तभी आपकी तैयारी परफेक्ट होती है। ऐसे बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। कुछ बच्चों ने बोला सर एग्जाम की डेट तो बढ़ गई, तो क्या हाथ में हाथ रख के अपना काम करना शुरू कर देते हैं, फिर एग्जाम आ गई, अरे 1 महीना बचा, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये ना करो भाई, ये करो कि भाई एग्जाम में 3 महीने और मिल गए हैं अपन, तो उसको थोड़ा और एलोबरेट कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो कमी छूट गई, जो कमी रह गई, उसको सीखो और सुधार करो वाला कंसेप्ट है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना समझना कि भाई एग्जाम डेट आगे बढ़ गई तो आप लोग शांति से बैठ जाएं या समथिंग कुछ भी ऐसा करें, नहीं नहीं नहीं। आप अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करो, और मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। निश्चिंत रहिएगा। मैं कल वापस से लाइव क्लास में आ रहा हूँ।